नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, जहां 6 चरण के चुनाव पहले हो चुके हैं और 7वें चरण के चुनावों के लिए प्रचार प्रसार भी थम चुका है। लेकिन 6 चरणों के चुनावों के जो समीकरण हमने देखने को मिले, क्या 7वें चरण में भी वही समीकरण हावी रहेंगे या इस बार 7वें चरण में हमें कुछ अलग देखने को मिल सकता है? जहां पिछले 6 चरण में हमने देखा कि बढ़ चढ़कर वोटिंग की गई, कोविड काल के दौरान भी लोगों की भीड़ हमने बूथों पर देखी, लोग लगातार वोट डालने के लिए जा रहे थे, तमाम मुद्दों के बारे में लोग बात कर रहे थे। 6 चरणों के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे इस वक्त हावी रहे, इसी के साथ साथ बीजेपी जो सत्ता पक्ष है वो कहाँ इस वक्त खड़ी नजर आती है, इस तमाम चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि 7वें चरण से पहले जो बड़े घटनाक्रम इस वक्त घट रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, कहीं ना कहीं वो सियासी घटनाक्रम भी 7वें चरण से पहले कितना असर डाल सकते हैं चुनावों पर। 7वें चरण के चुनाव 7 मार्च को होने हैं और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आने हैं 5 विधानसभा चुनावों के, जहां पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में शामिल है। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की स्थिति इन 5 राज्यों में भी किस तरह बनी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में लोकसभा चुनाव में भी कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वहां की राह भी तय करते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि 7वें चरण के चुनाव से पहले क्या बड़े बड़े सियासी घटनाक्रम घटे हैं, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। जहां हमने कुछ चीज़ें तैयार की हैं आपके लिए, दर्शकों को बताने के लिए। तो मैं बता देता हूं कि मयंक जोशी, जो कद्दावर बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के बेटे थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, वजह क्या रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी एक बहुत लंबे वक्त से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी। वो चाहती थी कि मयंक जोशी को बीजेपी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से टिकट दे। वहीं अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को भी कैंट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ नहीं लगा, जिसके बाद किसी तीसरे शख्स को टिकट दे दिया गया और रीता बहुगुणा जोशी के बगावती तेवर भी हमें देखने को मिले, जिसका नतीजा ये निकला कि आजमगढ़ में एक रैली के दौरान अखिलेश यादव की मौजूदगी में मयंक जोशी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद उनका एक जो बड़ा बयान निकल के आता है, वो अपने बयान में ये कहते भी हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हाथों में उत्तर प्रदेश का भविष्य ज़्यादा सुरक्षित है। इस पर हमारे सहयोगी राहुल का क्या कहना है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। तो राहुल, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जब मयंक जोशी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और वो ये बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो अखिलेश यादव के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है, इस बयान पे उनका क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, अगर मयंक जोशी की बात करें तो मयंक जोशी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और बीजेपी में आज परिवारवाद की राजनीति हो रहा है। ये खुलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज, उनको तो टिकट दिया जाता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। रीता बहुगुणा जोशी, जो इतने समय से बीजेपी के साथ जुड़ी रही हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांगती हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता। मजबूरन मयंक जोशी को भाजपा में शामिल होना पड़ता है, मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होना पड़ता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं जो काम कर रहे थे पार्टी में, उनको कोई अहमियत नहीं दे रही है। यानी एक मिनट, इसका क्या कारण ये भी कि पहले रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, उसके बाद वो भाजपा में, इस वजह से भी उनको तवज्जो नहीं दी गई इतनी ज्यादा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी में अगर शामिल हुए हैं तो पार्टी के लिए जाहिर सी बात है काम कर रहे हैं, लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि जो पार्टी के लिए काम कर रहा है बीजेपी में भी उसको अहमियत नहीं दी जा रही है। जो पार्टी में काम नहीं कर रहा है उसको आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। स्मृति ईरानी की हम बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में कितना काम किया, महिलाओं के विकास के लिए कितना काम किया है, युवाओं के लिए कितना काम किया है, कोई आज इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि जो काम नहीं कर रहा है बीजेपी में उसको तो आगे बढ़ाया जा रहा है, जो काम कर रहा है उसको नकारा जा रहा है। तो आज बीजेपी टूट रही है और टूटने की सबसे बड़ी वजह है कि हाई कमान जो है वो जिस तरह से ढिलाई बरत रहा है, हाई कमान की गलती की वजह से पार्टी के लोग धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो मौर्य समाज का इतना बड़ा वोट बैंक उनके पास था,
वो छोड़कर चले गए। इसके अलावा दारा सिंह की बात करें तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता जो छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि ये पार्टी की साफ तौर पर गलती है कि वो काबिल लोगों को संभाल नहीं पा रही है और कांग्रेस पर ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं और कांग्रेस पर ये लोग परिवारवाद का हमेशा आरोप लगाते रहे हैं। इसी के बाद मैं राहुल एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किसान नेता राकेश टिकैत भी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है, धांधली तक करा सकती है, और वो कहते हैं कि किसानों से कहते हैं कि किसान जाएं उस दिन पहरेदारी करें ताकि जब जिस दिन वोट्स की काउंटिंग हो उसमें उस दिन कोई गड़बड़ी देखने को ना मिले। कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस वक्त बीजेपी पर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत ही नहीं, आज विपक्ष के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही, गड़बड़ी हुई है, ये इसका साफ सबूत हमने देखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर ईवीएम में धांधली देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने तो एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी पकड़ी थी जिसमें छेनी, हथौड़ा, प्लास, ये सब सरकारी अधिकारी की गाड़ी में क्या कर रहा है। तो बहुत जगह हमने ये भी देखा कि ईवीएम मशीन के ऊपर कई पार्टी के ऐसे सिंबल नहीं थे जो कि बहुत जरूरी है पार्टी के सिंबल होना, जिनमें चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो। और ये ईवीएम में छेड़छाड़ की घटना मणिपुर तक पहुंच गई। मणिपुर में पहले चरण में हमने देखा वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ठीक है, दूसरे चरण का मतदान हुआ, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो आज बीजेपी जब हार रही है तो इनके चेहरे पर हार दिखाई दे रही है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि इनके चेहरे उतर गए। ये जो नेता पहले खुश हुआ करते थे आज इनके चेहरे उतर रहे हैं। इनके चेहरों से साफ पता चल रहा है कि आज कहीं ना कहीं इन्हें झटका लग रहा है, जनता इन्हें नकार रही है। और जिस तरह जनता इन्हें नकार रही है इसका बड़ा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, जो कि अभी बड़ा चुनाव है 2024 के लिए। जी, इसका बहुत बड़ा फर्क लोकसभा चुनावों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले तो 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी लोकसभा में काबिज हो गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव ही बताएंगे कहीं ना कहीं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है। इसके बाद ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं जिस पार्टी को छोड़कर जाता हूं कहीं ना कहीं वो पार्टी चुनावों में हार जाती है और जिस पार्टी में जाता हूं वो पार्टी जीत जाती है। जहां पिछली बार वो बसपा और बाकी तमाम पार्टियां छोड़कर आए, दूसरी पार्टी में शामिल है, ऐसा देखने को मिला। क्या इस बार अगर बीजेपी कहीं ना कहीं ये चुनाव हार जाती है तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का श्राप उनको लगने वाला है? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा चेहरा है पिछड़े वर्ग का, पिछड़े समाज का, और वो बहुत बड़े लेवल पर अपने समाज को कहीं ना कहीं आगे लेकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने बड़े नेता का बीजेपी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं पूर्वांचल के जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर बहुत बड़ा झटका दे सकता है बीजेपी को, और कहीं ना कहीं उन इलाकों में भी हार की वजह बन सकता है। चाहे बीजेपी वहां पर कितनी ही परियोजनाओं का उद्घाटन कर ले, कितने ही नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर ले, अगर लोग मान चुके हैं कि बीजेपी को हटाना है तो शायद कहीं ना कहीं ये सच है कि लोग बीजेपी के राज से परेशान हो चुके हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि कल 7 मार्च को 7वें चरण के चुनाव होने हैं, मतदान होना है, तो लोग कितने बढ़ चढ़कर अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं, लोग कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, और 10 मार्च को जो रिजल्ट्स आएंगे, जो नतीजे सामने आएंगे, तस्वीर साफ हो ही जाएगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।